हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे इन्वायरमेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन द सेशन। पहला आपका है रामसर कन्वेंशन। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो इसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। पेपर में पूछा जाता है कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कौन सी है, तो वे है आपकी रामसर कन्वेंशन। तो रामसर एक जगह है कहाँ पर, ईरान में। तो वहाँ पे ये साइन की गई थी 2 फेब 1971 को। ये जो कन्वेंशन है ये आपकी वेटलैंड से रिलेटेड है। तो इसका रीज़न क्यों था, क्यों लाए थे रामसर कन्वेंशन, तो वह ये था कि जो 64% वेटलैंड थे वह आपके एक्सप्लॉइट हो चुके थे ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, और इसके कारण हमारी रामसर कन्वेंशन आई थी। इसमें यह कहा गया था कि सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए वेटलैंड्स का और इन्हें इनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी। जो आपके वेटलैंड्स हैं इन्हें गवर्न करने वाली बॉडी जो है वे है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो आपकी COP भी कहते हैं हम इसे। और जो COP है ये एक आपकी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है और चेक करेगा कि जो भी चीज़ें हम लगा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। जो आपकी रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट लिस्ट है उसे हम क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑन इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया में जो आपकी पहली रामसर साइट थी तो वे थी आपकी चिल्का लेक। और ये कब ऐड की गई थी, ये आपकी ऐड की गई थी 1981 में। और ये जो आपकी इस मैप में बताई गई हैं रामसर साइट्स जो कि आपकी इंडिया की हैं। एक आपका होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। तो जो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये सब पार्ट है किसका, रामसर साइट का। तो ये आपका एक तरह का क्या है, रजिस्टर है जिसमें कि वेटलैंड साइट का कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स की जो लिस्ट है वे बनाई गई है। जैसे तो आपकी वेटलैंड्स हैं नॉर्मल, उसमें कुछ ऐसी वेटलैंड्स हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लिखी जाती है। जिनका कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर बदल रहा हो या पहले बदला गया हो या आगे बदला जा सकता है ड्रास्टिकली ड्यू टू डिज़ास्टर के कारण या फिर पोल्यूशन के कारण या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। तो इंडिया की कितनी ऐसी साइट्स हैं जिन्हें हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मतलब डाला गया है, तो वे है आपकी कियोलादेओ नेशनल पार्क और एक है आपका लोकतक लेक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि जो लोकतक लेक है ये आपकी कौन सी स्टेट में है। अब हम बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की। ये आपकी जो कन्वेंशन है ये किसके ऊपर है, आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर। जो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं वे होते हैं, परसिस्टेंट का मतलब क्या है, ऐसे पॉल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं। जैसे कि आपके हो गए हाइड्रोकार्बन्स में आता है जैसे हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिसमें कि अगर हाइड्रोजन आपका कम होता रहे और क्लोरीन की एडिशन होती रहे तो आपके बन जाते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके पॉल्यूटेंट्स, क्लोरोफॉर्म, DDT, एंडोसल्फान, CCl4। तो ये क्या है, इनका जो ब्रेकडाउन है ये जल्दी नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसके लिए आपका ये स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया था। बात करें अगर हम थर्ड की, तो ये है आपका रियो समिट। रियो समिट में आपकी किसके बारे में बात की गई है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसे हम रियो समिट जो आपकी हुई थी ये हुई थी रियो दे जनेरियो में 1992 में। इसमें आपके 2 अग्रीमेंट्स आए थे। एक था आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम CBD भी कहते हैं, और एक आया था आपका क्या, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में UNFCCC। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात की है आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये है आपकी एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी, और ये क्यों की गई थी, ताकि हम स्टेबलाइज कर सकें किसे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को एक लेवल तक स्टेबलाइज कर सकें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे हम पोल्यूट होने से बचा सकें। जो आपका UNFCCC है इसमें 197 पार्टीज थी और इसकी जो मीटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आपका अडॉप्ट हुआ था 1992 में और ये फोर्स में आया था 1994 में।
अब हम बात करते हैं UNCCD की। तो इसकी फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिज़र्टिफिकेशन। इसका जो अडॉप्शन हुआ है वे हुआ है 94 में, और जो ये फोर्स में आई थी 1996 में। तो किससे हमने किस चीज़ से लड़ना है, किस चीज़ को रोकना है? डिज़र्टिफिकेशन को, जो मरुस्थलीकरण है उसको क्या करना है, उसको कम करना है। फिर आपकी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में हमने बात की थी कि ये कब आई थी आपकी, ये आपकी आई थी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने बात करी है, ये अडॉप्ट हुई है 1992 में, और जो ये फोर्स में लाई गई है 1993 में। इसका जो सेक्रेटरीट है वे है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये भी आपकी रियो समिट में आई थी, और इसमें आपका जो है कौन सी बातों पे, किन चीज़ों पे इसमें बात की गई थी? पहले तो आप याद रखेंगे कि ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, मतलब जिसने इसको साइन करा है उसको फिर इसे लीगली इसको मानना ही पड़ेगा। इसके जो भी रूल्स होंगे उन्हें अपनाना पड़ेगा। अब है आपका बोन कन्वेंशन। तो जो ये बोन कन्वेंशन है ये किसके ऊपर है? ये है आपकी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका अडॉप्शन हुआ है 1979 में, और ये फोर्स में आई थी आपकी 1983 में। तो इसमें जो बोन कन्वेंशन है, बोन कन्वेंशन आपकी हुई थी जर्मनी में, क्योंकि जो ये बोन है ये जगह आपकी कहाँ पे है? ये है आपकी जर्मनी में। ये जो आपकी बोन कन्वेंशन है ये किसके अंडर आती है? तो ये आती है आपकी UNEP के अंदर, उसे कहते हैं हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी आपको बोन में देखने को मिलेगा। अब जो आपकी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं उसमें आपके क्या क्या आते हैं? मैमल्स भी आते हैं, बर्ड्स आती हैं, रेप्टाइल्स आती हैं, फिश आती हैं। तो ये कन्वेंशन उनके ऊपर थी। बात करते हैं अब हम साइट्स की। तो ये है आपकी, पेपर में पूछा जाता है साइट्स की फुल फॉर्म। तो ये है आपकी, इट इज़ ए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो फोना एंड फ्लोरा किसके बारे में बात करता है? फोना एनिमल्स एंड फ्लोरा आपके प्लांट्स के बारे में बात की जाती है। तो इसका जो अडॉप्शन हुआ था ये हुआ था आपका 1963 में, और जो ये लागू की गई थी तो ये लागू हुई थी आपकी 75 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्ज़रलैंड में, और इसे रन कौन करता है? तो इसे रन करता है आपका UNEP, जो कि क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं आपके वियना कन्वेंशन की। तो जो आपका वियना कन्वेंशन है ये आपका हुआ है 1985 में, और इसे लागू किया गया है 1988 में। तो जो ये कन्वेंशन है ये किसके लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम क्या करेंगे? उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आपके हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीनेट हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो आपकी कन्वेंशन हुई थी ये लीगली बाइंडिंग नहीं थी, तो इसलिए चाहे कुछ कंट्रीज इसे कर रही हैं, कंट्रीज़ चाहे तो इसे अपना सकती हैं या ना अपनाएं, तो वह लीगली बाइंडिंग नहीं था उनके ऊपर। तो ये कन्वेंशन थी आपकी वियना कन्वेंशन। फिर आती है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये आपका आया है 1987 में, और इसका जो फोर्स में इसे लाया गया है, इसे जो लागू किया गया है वे है आपका 1989 में। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपकी एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है। ये किस लिए था ट्रीटी? ये थी आपकी जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसे रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वियना कन्वेंशन थी वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी, तो इसमें क्या किया था कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्रोमीन है और जो ये फ्लोरीन है, इनको रिप्लेस किया था किससे? इन्होंने कि आप इसको मत यूज़ करो, और आप इसे बैन कर दिया था, और इसको किसको यूज़ कर सकते हैं आप? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इसकी जगह। तो जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये तो एक आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसे एक रिप्लेसमेंट रखा गया था इनके लिए। और जो आपका ये साइन हुआ था, ये हुआ था आपका साइन 16 सितंबर 1987 में। तो अभी रिसेंट जो इसको सितंबर 16 है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड ओजोन डे। और जो ये वाली आपकी प्रोटोकॉल थी इसे यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिली थी। तो ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। और जो आपकी ओजोन है ये आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी गुड ओजोन और एक होती है आपकी बैड ओजोन।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि गुड ओजोन आपको कौन से लेयर में दिखती है और बैड ओजोन आपकी कौन सी लेयर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं आपका किगाली अग्रीमेंट का। तो जो आपका किगाली अग्रीमेंट है ये आपकी अमेंडमेंट की गई थी, किसकी? आपकी अमेंडमेंट की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ये आपका लीगली बाइंडिंग था। जो आपका किगाली है ये आपका जगह है कहाँ पे? रवांडा में। इसमें क्या था कि आपको रिमूव करना है किसका यूज़? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। अब हमने क्या करा, सबसे पहले जो वियना कन्वेंशन थी उसमें हम यूज़ कर रहे थे आपका ये ब्रोमीन और फ्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या किया कि इनको हमने यूज़ नहीं करना और इसका हमने रिप्लेसमेंट किया था किससे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। बट अब क्या हुआ कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये तो हमारी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो किगाली अग्रीमेंट में हमने क्या कहा कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसे भी रिमूव कर देंगे। कब तक? 2048 तक। और इसे जो बाइंडिंग किया जाएगा कंट्रीज़ के ऊपर वो 2019 से किया जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो कंट्रीज़ हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ग्रुप 1 में रखी थी हमने डेवलप्ड कंट्री, ग्रुप 2 में रखी थी डेवलपिंग कंट्री और ग्रुप 3 में भी रखी थी हमने डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसमें क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वह पहले ही इसका यूज़ क्या करेंगे? बंद कर देंगे। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कुछ ज़्यादा मतलब लार्ज स्केल पे थोड़ा डेवलप हो रही हैं उनको फिर वह कम करेंगे इसका यूजेज। और उसके बाद आपकी आ जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी थोड़ा और पीछे हैं, तो वह इसका यूजेज है वो बंद करेंगे। अब हम बात करते हैं 12th की काइटो प्रोटोकॉल। तो जो आपका काइटो प्रोटोकॉल है इसमें क्या बात की गई थी? ये आपकी जगह है कहाँ पे? जापान में। और इसमें बात की गई थी कि हमने रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। तो इसमें जो आपको इसको जो अडॉप्ट किया गया था वे किया गया था 1997 में और ये जो लागू की गई थी 2005 में। अब हम बात करें अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की, तो आपकी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? सबसे पहले आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपकी मीथेन, फिर है आपकी निट्रस ऑक्साइड जिसे कि हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहा जाता है। फिर है आपकी SF6, फिर है आपकी HFC, फिर है आपकी PFC। तो ये सब आपकी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। अब हम बात करते हैं आपके बेसल कन्वेंशन के बारे में। जो आपका बेसल कन्वेंशन है ये किसके ऊपर है? ये है आपका, हमने कंट्रोल करना है किसकी मूवमेंट को? जो हजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल की। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का मतलब ये होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर की मूवमेंट। तो ये आपकी जो अडॉप्ट हुई थी 1989 में अडॉप्ट हुई थी और ये लागू हुई थी आपकी 1992 में। तो ये आप में पेपर में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि बेसल कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी कार्टेजेना प्रोटोकॉल की। तो जो आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ये है आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। किसके ऊपर है? बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ताकि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनकी हम क्या कर सकें? उन्हें बचा सकें। तो इसका अडॉप्शन हुआ था 2000 में और इसका जो इसे लागू किया गया था वो किया गया था 2003 में। अब है आपका नगोया प्रोटोकॉल। ये भी आपका क्या है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। लेकिन ये प्रोटोकॉल जो आपका आया था ये किसके लिए था? तो ये था आपका, हम क्या करेंगे, जो फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो नगोया प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि हमें एक्सेस होना चाहिए किनका? जेनेटिक रिसोर्सेज का, और उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उनके बेनिफिट्स की। तो इसमें हमने ये नगोया प्रोटोकॉल में बात की गई थी और ये आपका अडॉप्ट किया गया था 2010 में और ये फोर्स में आया था 2014 में। अगला है आपका रोटरडैम कन्वेंशन। जो आपका रोटरडैम कन्वेंशन है इसमें बात की गई थी आपके पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स के बारे में। रोटरडैम जगह है आपकी कहाँ पे? नीदरलैंड में। और पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो रोटरडैम कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके किससे रिलेटेड? केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड। तो पेपर में यही क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे बेसल में आया था जो हैजार्डस वेस्ट हैं
उनके रिगार्डिंग है। रोटरडैम आपकी पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स के रिगार्डिंग है। वियना कन्वेंशन आपकी किसके लिए है? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था कि वो सबस्टांसेस को हमने क्या करना है, जो वो सबस्टांसेस को हमने कम करना है जो डिप्लीट करते हैं आपके ओजोन लेयर को। फिर हम आगे पढ़ेंगे मीनामाटा के बारे में, उसमें हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। ये है आपका यूएन रेड। तो ये इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये आपका बनाया गया था 2008 में। तो ये किस लिए बनाया गया था? ताकि हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें एमिशंस को। कौन से? जो कि आपके किस कारण हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन के कारण और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के कारण। एक आपका होता है रेड प्लस। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आपका रेड प्लस है ये किससे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24। तो जो आपकी COP 24 हुई थी, ये हुई थी 2018 में, और ये आपकी कहाँ हुई थी? पोलैंड में हुई थी। पोलैंड की कौन सी जगह में हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। COP 21 की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी। जो COP 21 है ये आपकी लीगल बाइंडिंग है सबके ऊपर, और ये आपका पेरिस अग्रीमेंट इसमें अडॉप्ट किया गया था। इसमें हमने बॉटम अप अप्रोच लगाई थी। इसमें क्या था कि जो टेम्परेचर राइज है वह आपका लेस देन होना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग। इसमें हमने क्या किया था? इसमें ये कहा गया था कि हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करनी है कोऑपरेशन किसके बीच में? कंट्रीज़ के बीच में, ताकि डील किया जाए क्लाइमेट चेंज के साथ। बात करते हैं अब हम मीनामाटा कन्वेंशन की। तो ये भी आपकी इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी, और इसकी ये किस रिगार्डिंग थी? ये थी आपके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ मरकरी के रिगार्डिंग ये मीनामाटा कन्वेंशन लाई गई थी। इसका अडॉप्शन हुआ है 2013 में, और ये फोर्स में आई थी 2017 में। अब हम बात करते हैं COP 25 की। ये आपकी हुई है 2019 में, और ये कहाँ हुई थी? आपकी मैड्रिड, जो कि आपकी कहाँ पे है? स्पेन में। अब रीसेंट जो आपकी COP हुई है वे हुई है COP 26, जो कि आपकी कहाँ हुई है? ग्लासगो में, और वो कहाँ पे पड़ता है? आपका स्कॉटलैंड में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो अभी रीसेंट आपकी COP 26 हुई थी उसमें कौन से मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की गई है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन के बारे में इनमें से कौन सी बात ठीक है? तो पहले पॉइंट की बात करें, इसमें कहा गया है एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज साइंड टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस। तो ये इसका बिल्कुल ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि जो बेसल कन्वेंशन है इसमें क्या है, हमने रिड्यूस करनी है मूवमेंट किसकी? हैजार्डस वेस्ट की। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये है अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन द टर्म डर्टी डजन रेफर्स टू। तो इसमें कहा गया है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसमें जो डर्टी डजन टर्म यूज़ की गई है वह किसको रेफ़र करती है? वेल, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है डजन, तो डजन का मतलब क्या हुआ? 12। तो अब ये 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात की गई है। इसमें हमने पढ़ा था ना कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में किसके बारे में बात की गई थी? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की। तो डर्टी डजन क्या होंगे? 12 आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपने ये बताना है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी कौन सी कन्वेंशन लाई गई थी। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये आपकी कौन सी लाई गई थी? आपकी वियना कन्वेंशन, जिसको हमने अडॉप्ट किया था 1985 में। फोर्थ है आपका, हाउ मेनी ईयर्स वंस द पार्टीज ऑफ द वियना कन्वेंशन मीट टू टेक अ डिसीजन। तो जो आपका वियना कन्वेंशन में पार्टियां कितने साल एक बार निर्णय लेने के लिए मिलती हैं? तो ये आपकी मिलती है 3 साल में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन डिड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन थी किसके ऊपर थी? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में। ये कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आई है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 2004, और ये आपकी हुई थी 17 मई 2004 को।
क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो जो आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या हैं, तो ये आपके एक तरह के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं और ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपके इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और फिर इनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसल कन्वेंशन इज़ मेनली डील्स विद, तो जो आपका बेसल कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड था। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ किससे रिलेटेड है, हज़ार्डस वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल से रिलेटेड। और जो आपकी बेसल है ये कहाँ पे है जगह, ये है आपकी स्विट्ज़रलैंड में। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ UNFCCC। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क किसके ऊपर था, ये क्लाइमेट के ऊपर। तो ये किसके लिए था, इसका मेन एम क्या था, तो इसका मेन एम था स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज। तो बाउंड्री वाटर कोर्स के उपयोग के लिए कौन सा ऐसा आपका कन्वेंशन आया था, तो वे था आपका हेलसिंकी कन्वेंशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये कब आया था आपका 1992 में। क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच कन्वेंशन टुक प्लेस। तो कौन सी कन्वेंशन की गई थी हमने किसकी कंजर्वेशन के लिए, माइग्रेटरी स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए। तो वे थी आपकी बोन कन्वेंशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और बोन जगह आपकी कहाँ पे है, जर्मनी में। इसमें आपके टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ भी रहेंगे और मैरीन स्पीशीज़ भी रहेंगे जिनकी हम क्या करेंगे, कन्वेंशन करेंगे। कल वाले लेक्चर में जो मैंने आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज करवाई थी उसमें मैंने आपको एक आर्मिस्टिस लाइन करवाई थी, तो उसका आंसर था आपका इज़राइल और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ थे। तो मैंने आपको गलती से बता दिया था पोलैंड एंड जर्मनी, तो वो आप ठीक कर लेना। उसका आंसर था आपका इज़राइल एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया। वैसे जो आपको टेलीग्राम में उसका PDF मिला होगा उसमें उसका आंसर ठीक कर दिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उसको एक बार आप रेक्टिफाई कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर